तो हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था, लेकिन उसको जो है समझाया नहीं थे, डेरिवेशन कर दिया था ना, लेकिन समझाया नहीं। चलो समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम मैंने टॉपिक को लिखा दिया था, बस समझाया नहीं, है ना, डेरिवेशन हो ही गया था। चलिए समझ लेते हैं बच्चों। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? धारिताओं को, संधारित्रों को आपस में जोड़ने का एक तरीका श्रेणी क्रम का है। श्रेणी क्रम में हमें समायोजित कैसे करना होता है? समायोजन करना इसका बहुत आसान है। आपको जितने संधारित्र लेने हैं कि हम उनको लेकर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, आप ले लीजिए, आ जाओ। तो जितने संधारित्रों का संयोजन आपको श्रेणी क्रम में करना है, आप सभी संधारित्रों को ले लीजिए और सभी संधारित्रों में दो प्लेटें पाई जाएंगी। प्लेटों का कॉम्बिनेशन कैसे रखना है देखिए। जैसे मान लेते हैं ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है, ऐसे, और ये चौथा संधारित्र है। ये हमारे सामने चार संधारित्र है। हर संधारित्र में प्लेटों की संख्या कितनी होती है बच्चों? दो होती है। तो यहाँ पे एक संधारित्र, इसमें भी दो प्लेट, यहाँ एक संधारित्र, इसमें भी दो प्लेट, यहाँ एक संधारित्र, इसमें भी दो प्लेट, यहाँ एक संधारित्र, इसमें भी दो प्लेट। हर संधारित्र में प्लेटों की संख्या कितनी बच्चों? दो। अब चलिए देखिए तो अब इसमें हम कैसे इनका कॉम्बिनेशन करें कि ये श्रेणी क्रम संयोजन बने। तो उसके लिए आसान है। सबसे पहला काम आपको कर देना है कि पहले संधारित्र के पहले प्लेट का कनेक्शन आपको आवेश से कर देना, मतलब जहां से इसको आवेश मिल सके ऐसे सोर्स से कर देना, ठीक है। इसका कनेक्शन कहाँ कर देना बच्चों? पहली प्लेट का संबंध हमें कर देना है आवेश स्रोत से, मतलब ताकि हम पहले प्लेट को आवेश प्लस क्यू या जो भी चार्ज देना है पहले प्लेट तक हम आवेश पहुंचा सकें, ऐसी जगह से उसका कनेक्शन कर देना है। कर लिया? हाँ, अच्छा यहाँ चमक रहा है। ये एक संधारित्र हो गया, यहाँ नहीं चमक रहा है। ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा है। चलो तीन ही लेकर के बात समझ लेते हैं। पहले संधारित्र के पहले प्लेट का कनेक्शन कहाँ करना बच्चों? आवेश स्रोत से, मतलब हमें इसका कनेक्शन वहाँ करना है जहाँ से हम उसको चार्ज दे सकें, ठीक है। बचा पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देना है। तो ये पहले का दूसरा प्लेट है और ये दूसरे संधारित्र का आगे वाला पहला प्लेट, इसको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ऐसे आप कनेक्ट करते हुए जितने भी संधारित्र हों आप चले जाइए। इस प्रकार का जो समायोजन होता है वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और जो अंतिम वाला संधारित्र होता है, उस अंतिम संधारित्र को क्या करना है बच्चों? आपको पृथ्वी से ऐड कर देना है। तो ऐसा करने से कौन सा क्रम बन जाता है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। आई बात समझ में? अब श्रेणी क्रम संयोजन तो हो गया। डेफिनेशन क्या है? आम बात है, एकदम सिंपल है कि श्रेणी क्रम संयोजन उस संयोजन को कहा जाता है जिसमें जुड़े सभी संधारित्रों की पहली प्लेट का संबंध हम आवेश स्रोत से कर देते हैं, तथा पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से। इसी प्रकार आगे जितने भी संधारित्र आते हैं उनको जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है लाला? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बचा अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट, उस प्लेट का कनेक्शन हमें अर्थ से कर देना होगा। आई बात समझ में? ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। तो मान लिया हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिसकी धारिता है C1, C2, C3। हमारे पास ऐसे तीन संधारित्र हैं, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ऐसे मान लेते हैं अगर तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं तो भाई ऐसे ही तो जुड़ेंगे, जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि आवेश सोर्स की मदद से हम पहले प्लेट को मान लिए आवेश प्लस क्यू दे दिया, ठीक है। क्या दे दिए बच्चों? आवेश प्लस क्यू दे दिया। अब जैसे ही आपने पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश प्लस क्यू दिया तो कौन सी घटना घटेगी? प्रेरण। कौन सी घटना घटेगी बच्चों? प्रेरण की घटना घटेगी ना।
और प्रेरण की घटना से क्या होता है, अंदर वाले प्लेट पर माइनस क्यू और बाहर वाले प्लेट पर चार्ज आ जाता है। बाहरी सतह का संबंध कहाँ से, C2 के पहले वाले प्लेट से, है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, C2 के पहले प्लेट पर। आई बात समझ में। और यहाँ C1 के दूसरे प्लेट पर क्या बचा, माइनस क्यू। आई बात समझ में, ठीक। अब आपको देखो यहाँ का जो बाहरी सतह का धनावेश था ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, C2 के पहले वाले प्लेट। अब अगर C2 के पहले प्लेट पर आवेश प्लस Q आया तो C2 के भीतरी वाले प्लेट पर कितना आएगा, फिर बाहर कितना आएगा, बाहर वाले सतह का संबंध C3 के पहले वाले से है कि नहीं है। तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ ट्रांसफर होगा, C3 के पहले। अगर यहाँ C3 के पहले पर प्लस Q आया तो प्रेरण द्वारा यहाँ माइनस Q और यहाँ प्लस Q आएगा। प्लस Q कहाँ चला गया, अर्थ। यानी इस तरीके से मिला करके सभी संधारित्रों की सभी पहली प्लेटों पर आवेश प्लस Q है और सभी दूसरी प्लेटों पर आवेश माइनस Q। यही तो देखने को पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही तो है। ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब ऐसा करने से जब आप इसको चार्ज दे रहे हैं तो इनके प्लेटों के बीच में वोल्टेज भी तो आएगा। तो मान लिया इसके प्लेटों के बीच का वोल्टेज V1 आया, इसका V2 आया, इसका V3, तीनों का ऐसे वोल्टेज आ गया। और लाला लोग जब वोल्टेज आ गया तो सबसे पहले आप निकाल दो कि तीनों का वोल्टेज अलग अलग कितना है। तो आओ निकाल देते हैं। देखो V1 बराबर यहाँ से अगर निकालोगे बाबू तो Q इंटू Q बटे C1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर हम V2 के लिए निकालें तो V2 बराबर Q बटे C2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, सब पर आवेश का मान एक समान रहता है, ठीक। और अगर बाबू हम यहाँ से V3 निकालें तो V3 बराबर Q बटे C3 आएगा कि नहीं आएगा। वोल्टेज बराबर उसी संधारित्र का आवेश बटे उसी संधारित्र की धारिता। तो अगर हम इसका वोल्टेज निकाल लें तो इसका आवेश बटे इसकी धारिता, इसका निकाल रहे हैं तो इसका वोल्टेज बराबर इसका आवेश बटे इसकी धारिता, इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसका आवेश बटे इसकी धारिता। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा वोल्टेज कैपिटल V हो तो हम कह नहीं सकते हैं कि V का मान V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। ये बात तो बिल्कुल कह सकते हैं ना भाई कि V1 और V2 और V3 का योगफल तीनों का मिला करके टोटल वोल्टेज देगा, कह सकते हैं। अब जरा आगे देखो, V बराबर V1 का मान कितना है, Q बटे C1 रख सकते हैं। V2 का मान कितना है, Q बटे C2 रख सकते हैं। V3 का मान Q बटे ऐसा रख सकते हैं ना, बिल्कुल रखिए आप यहाँ पे। इसके बाद जरा देखेंगे हम लोग क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों। अगर हम यहाँ से Q कॉमन कर दें तो अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अगर हम ये मान ले कि तीनों संधारित्रों का कुल मिलाकर के धारिता कैपिटल C, क्या मान ले, तीनों संधारित्रों को मिला करके कुल धारिता कितनी है, कैपिटल C। तो लाला कुल धारिता कैपिटल C अगर तो कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता हो जाएगा। और यहाँ जो वोल्टेज लिए हैं ये कौन सा वोल्टेज है, कुल वोल्टेज। तो बाबू कुल वोल्टेज की जगह पर कुल आवेश बटे कुल धारिता लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इंटू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है कि नहीं है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। आई बात समझ में, यहाँ तक हम लोगों ने डेरिवेट कर। इसके बाद आज का अपना अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा, ठीक।
ये अपना अगला टॉपिक है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, हेडिंग क्या दीजिए बच्चों, समांतर प्लेट। हाँ सर जी, हेडिंग क्या देंगे बच्चे लोग, दिख रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा हो गया। हेडिंग हो गया भाई? हो गया। और आप लोगों के पास जो भी समय बचा हुआ है यार, उस समय को अपनी मुट्ठी में करो, ऐसे मत पढ़ो जैसे भी पढ़ो। ठीक है, एकमात्र सोर्स है लाइफ में कि अदर इन्वेस्टमेंट के बजाय खाली टाइम दे करके आप बहुत सक्सेस इंसान बन सकते हैं, और कहीं टाइम इन्वेस्ट करके आपको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना पढ़ाई में मिलता है। देखो, अंदर एक जुनून खुद होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। कभी कोनो नदी को देखे हो कि वो जा करके लोगों से पूछता है मेरा समुंदर कहाँ है? कोनो नदी को बता दो, एक नदी किसी से पूछता हो कि मुझे समुंदर में मिलना है, मेरा रास्ता कैसे है? नहीं, के सामने कुछ भी आता है वो बहा करके समुंदर तक पहुंचती है। आपकी लाइफ में जो एम है वो एम ऐसे ही होना होगा। जो चाहिए, रास्तों में कुछ भी आएगा, उजाड़ पजाड़ करके अपने समंदर तक पहुंचूंगा। लाला लोग, मैं कह तो रहा हूँ बाबू, जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना लाइफ में, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, कुछ भी बन करके ऐसे मजदूर माँ बाप के पास पहुँचेंगे ना, जो आपके लिए खाली दिन भर मेहनत करके 250 रुपया कमा रहे। लाला, जब वर्दी में उनके सामने खड़े होंगे ना, माँ बाप की ऐसी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना। माँ बाप का समाज में जो रुतबा हो जाता है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ऐसी खुशी भाई। ये सारी चीज़ें मुमकिन है सिर्फ पढ़ने, सिर्फ पढ़ने से। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं यार कि ज़िंदगी में अभी हम जो काम कर रहे हैं यही हमारा काम है, यहीं से सब कुछ पाएंगे हम। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा, पढ़ाई कठिन होती जा रही है, लेकिन हमको उतना ही मजबूत बनना होगा ना, उतना ही मजबूत बनना होगा कि हम चल करके उनसे जीत पाएँ, उनको लड़ करके उनको हरा पाए ना। लेकिन नहीं, हम खुद ही हारे बैठे। ऐसे नहीं कुछ होता यार। देखो, लाइफ में किसी मोड़ पर कभी कभी हारना चाहिए, हमेशा हार कर नहीं बैठो कि रे अभी तो ठीक है, परीक्षा का डेट, मरी भाड़ में जाए परीक्षा हर दिन होनी है, तैयार हर दिन रहना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने जिस दिन इंटरमीडिएट का क्लास हुआ था, मैंने उसी दिन आपसे कहा था लाला कि अगर आपने परीक्षा के डेट पे पढ़ना शुरू किया तो ये लिख के रख रहा हूँ, नहीं तैयार कर पाओगे इतना लेंदी सिलेबस। एक बात जान जाओ बाबू, अगर तुमने साल भर मेहनत किया है तो परीक्षा का वो एक दिन मेहनत नहीं करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप साल भर मेहनत नहीं किए हैं, परीक्षा के उस एक दिन मेहनत करेंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट वही रहेगा जो आपने साल भर किया। वो एक दिन का टाइम रिजल्ट नहीं बदलता है, साल भर पढ़ना पड़ेगा बाबू। अगर बोर्ड एग्जाम एक चट्टान है तो तुम माझी हो, दशरथ हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चोट लगेगा, खून बहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक इसको तोड़ के रास्ता नहीं बना देंगे तब तक रुकेंगे नहीं लाइफ।
उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम हर कोई सुनता है, हर कोई उसके पैसे को देखता है, आज उसकी कामयाबी को देखता है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत कोई नहीं जानता है। आज भी वो बंदा सुबह 4 बज करके उठ करके स्टेडियम में उतनी ही मेहनत करता है जितना कि वो जब फुटबॉल प्लेयर नहीं था तब करता था बनने के लिए। मेहनत करो, मेहनत करने के आदी बनो। अगर 4 घंटा बैठना नहीं सीख रहे हो पढ़ने के लिए तो फिर बाबू स्टूडेंट लाइफ बेकार है। ऐसे ऐसे अलविदा कह दो उससे कि ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, इसके आगे मेरी स्टूडेंट लाइफ कुछ नहीं है। 4 घंटा बैठो, कब तक नहीं आएंगी चीज़ें? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, लेकिन जब तक नहीं आएगी तब तक कोशिश करूंगा, और जब आ जाएगी तभी रुकूंगा। जब तक नहीं सीख लूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। लेकर के बैठे, सिखाने के लिए तो हम हैं ना, हम सबके लिए है ना जो आपको चाहिए। तो उसके बावजूद फिर लाइफ में क्यों इतने रुकावटों को खुद पैदा करें? तो लाला लोग, आप लोग एक रूटीन सेट कर लो पढ़ने का कि मुझे ऐसे पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है ना। बहुत ज़रूरी है पढ़ना आप लोग। सिर्फ जॉब ही नहीं मिलती है। एक पढ़ा लिखा इंसान जब घर में होता है ना तो घर सुचारू ढंग से चलता है। जब पढ़ा लिखा एक समाज होता है तो एक गांव ढंग से चलता है, एक शहर ढंग से चलता है। और जब पढ़ा लिखा समाज होगा तो एक देश ढंग से चलता है। आज तमाम चीज़ों को देखते होंगे तो बुरा लगता होगा ना कि ये क्या, किस कंट्री में है, कैसे है। तो कंट्री सुधारने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, शिक्षित होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पढ़े, उसके लिए पढ़े बाबू। पढ़िए आप लोग, मेहनत करिए। जहाँ जो नहीं आए उसके हर मोड़ पर खड़े हम लोग साथ में, लेकिन पढ़ेंगे तब। सिर्फ हर दिन क्लास अटेंड करना पूरा नहीं पड़ेगा। पढ़िए, कभी कभी थक जाइए तो ब्रेक लीजिए, और जब लंबा जंप मारना हो तो लंबा ब्रेक ले लो। तीर कमान को देखे हो ना, जब ज़्यादा दूरी भेदनी पड़ती है तो तीर को कमान में उतने पीछे खींचते हैं। जितना पीछे खींचोगे ना उतना ज़बरदस्त शॉट जाएगा। तो बीच में कभी कभी ब्रेक की ज़रूरत पड़े तो ले लो। वो मत सोचो कि ये मेरा नुकसान कर देगा, मेरी कंटिन्यूटी को भंग कर देगा। नहीं, ब्रेक भी ज़रूरी है लंबे छलांग के लिए, तो उसको लो। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आपको हरा दे यार, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। इससे लड़ेंगे और जीतेंगे ना इंटरमीडिएट तक, है ना? जीतेंगे ना? पढ़ेंगे ना सबके सब? आगे से क्या, अगर कोई टीचर आकर के क्लास में आपसे पूछता है तो क्या वो डेट दे करके आए कि बाबू इस दिन टेस्ट होना है, इस दिन? मैं सुनूंगा नहीं। जब भी आएगा सीना तानी खड़े रहोगे। अभी 1 हफ्ते मैं आप लोगों को ऐसे टाइम दे रहा हूँ कि 1 हफ्ते आप लोग ऐसे पढ़ेंगे। उस 1 हफ्ते के बाद हम लोग ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है? उस 1 हफ्ते के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा और इसी प्रक्रिया के साथ मिलूंगा, पूछने की प्रक्रिया से, जिसमें से मैं यहीं तक पूछूंगा जहाँ तक पढ़ा है। ठीक, पूरा डेरिवेशन नहीं सुनूंगा, फॉर्मूला सुन लूँगा, कुछ परिभाषाएं पूछ लूँगा, एक आध न्यूमेरिकल पर थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए, ठीक है? बाकी मैं कल आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, और कुछ उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिलते ही जितना चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सबसे पहले उन सभी को खोज करके तैयार करेंगे, ठीक है? चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। चलो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा घनत्व का डेफिनेशन लिखिए। पहले ऊर्जा घनत्व का डेफिनेशन लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ। बोलूं? चलिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच
संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। लाइन बदलेंगे और आगे लिखेंगे। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्मॉल डी है, स्मॉल डी है तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरे माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, भरे माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, कैपिटल के है। भरे पदार्थ या माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, कैपिटल के। तब संधारित्र की धारिता, दादा लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था, हम लोगों ने फॉर्मूला पाया था वहां पे C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी। ठीक है, लिखिए इसको। संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी। हो गया? एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी। आगे यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V, तब प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र ये लिखेंगे बच्चों। हाँ, हो गया तक। अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा देखो लगा, समझो फिर आगे डेरिवेशन करूं मैं। देखिए, मान लिया हमारे पास ऐसे एक संधारित्र है ना, ये संधारित्र की प्लेटें हो गई और मान लिया कि दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी।
और यहाँ जो माध्यम के बीच में ये जो माध्यम है इसका परावैद्युतांक अगर K है तो इसकी धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट K/d होती है। और अगर प्लेटों के बीच का वोल्टेज V हो तो भाई इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र E = B/d होता है। विभव प्रवणता में पढ़ा रखे हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा, V = E/d। अगर हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है, क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डेफिनेशन के हिसाब से सोच लो। तो डेफिनेशन में मैंने कहा है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, संधारित्र का आयतन चाहिए। और संधारित्र का आयतन कैसे निकलेगा, संधारित्र का क्षेत्रफल ले लो, उनके प्लेटों के बीच की दूरी ले लो, दोनों का गुणा करोगे क्षेत्रफल गुणी दूरी, तो वो संधारित्र का आयतन बन जाएगा। तो वो तो है हमारे पास, क्योंकि हमको एरिया और दूरी पता है ना। तो अगर हम A/d कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा प्लेटों के बीच का आयतन। क्या मिल जाएगा बच्चों, प्लेटों के बीच का आयतन मिल जाएगा, है ना। इसके बाद देखेंगे बाबू, तो आयतन मिल गया, अब हमको ऊर्जा चाहिए ना प्लेटों के बीच का। तो प्लेटों के बीच की ऊर्जा निकालने के लिए हाफ CV² पढ़ाया हूँ, पढ़े हैं। तो हाफ CV में C चाहिए पहला नंबर, दूसरा नंबर V चाहिए। तो हमने सबसे पहले संधारित्र की धारिता C निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट K/d, फिर हमने V निकाल लिया। और अब हम किससे चल रहे हैं, अब हम ऊर्जा वाले सूत्र से चल रहे हैं, U = हाफ CV² से। C और B का मान यहाँ रख दो। तो देखो यहाँ पे C का मान कितना मिला है, हाफ C का मान एप्सिलॉन नॉट K/d। V का मान कितना आया, तो E/d का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उधर स्क्वायर था। अब यहाँ से U बराबर थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो हाफ, अच्छा दोनों का स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ E का स्क्वायर × बात तो वही है ना, एक D से D कैंसिल कर दें। और यहाँ देखना एप्सिलॉन नॉट K E² और A/d एक साथ कर दो, कोई दिक्कत। एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट लिखा, K था, K लिखा, A को थोड़ा सा उधर किया, यहाँ E² बचा था, E² लिखा, A/d, एक के D तो बचा, हो गया। यहाँ देखो A/d दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और अभी मैंने क्या बताया, A/d को लिखा आयतन है ना। तो देखो चूंकि A/d संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन है, अतः ऊर्जा घनत्व कैसे निकलेगा, जब टोटल आयतन से टोटल ऊर्जा में भाग करोगे। तो टोटल ऊर्जा U है, तो है टोटल ऊर्जा क्या है, U है। और यहाँ आयतन दिख रहा है, आयतन को क्या करो, U में भाग कर दो, तो यानी U/AD हो जाएगा बच्चों। अरे AD उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, और बराबर क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट K/T², ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको क्या पढ़ोगे, एकांक आयतन में ऊर्जा, और इसी को क्या कहोगे, ऊर्जा। तो इसको किससे लिख दे, U से। U = हाफ एप्सिलॉन नॉट KE का। कोई डाउट, समझ में आ रहा है। और एक चीज, निर्वात या वायु के लिए K बराबर, अगर बच्चे लोग K = 1 हो जाएगा तब U बराबर कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये आपके ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको। दिख रहा है सभी को पूरा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो कल पहुंचते पहले पूछ लेना, ठीक है।